गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मराठे और आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के विस्तार की। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिर्फ 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों का अस्तित्व का कहाँ मिलता है, 16 महाजनपदों का जो एक उल्लेख है वो किन किन ग्रंथों मिलता है, तो मैंने आपको बताया था। आज मैं फिर बता देता हूँ कि महाजनपद शब्द का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में, इसके पश्चात जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमको जनपदों की स्थिति या जनपदों की उस समय की जो स्थिति थी, उसका फैलाव था, उसके बारे में हमें पता चला था। आज हम बात करेंगे उसी 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य या मगध राज्य का बनना और मगध राज्य में किस वंश ने राज्य शासन शुरू किया और उसका विस्तार किस प्रकार से हुआ। तो आज हम बात कर रहे हैं मगध का विस्तार। और मैंने एक बात और भी बताई थी आप लोगों को कि मगध का विस्तार क्यों हुआ, मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ। तो हम उसकी एक भौगोलिक अगर हम स्थिति पता करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचुर मात्रा में एक तो लौह अयस्क का प्राप्त होना, लौह अयस्क से औजार बनाए गए, कृषि के औजार बनाए गए, साथ में हथियार भी बनाए गए, और नदियों का एक भरपूर एक ऐसी जमीन, एक ऐसी भूमि को उर्वरक करने में नदियों का बहुत बड़ा हाथ है, और जो कि आज भी हम देख सकते हैं। तो हम इसी पर बात करेंगे कि जिस प्रकार से कृषि के औजार बने तो दूसरी तरफ हथियार बने, और हथियार बनने से महत्वाकांक्षाएं जागी, महत्वाकांक्षाएं जागने से राज्यों का विस्तार हुआ। तो हम मगध में सबसे पहले हम देखते हैं हर्यक वंश को। हर्यक वंश के संदर्भ में सबसे ज्यादा जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होती है और जैन ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। तो हर्यक वंश मगध का सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। इस हर्यक वंश में बिंबिसार नामक शासक का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह एक ऐसा शासक था जिसने कि अपनी कई अलग अलग नीतियों के कारण अपने साम्राज्य को फैलाने में जो उसकी नीतियों ने उसको साम्राज्य को फैलाने में मदद की या उसकी सहायता की। उसका दूसरा नाम भी हमको मिलता है श्रोणिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक फैक्ट के रूप में कि श्रोणिक किसे कहा गया है, श्रोणिक बिंबिसार को कहा गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। सबसे पहले अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने वैवाहिक नीति का अनुसरण किया। वैवाहिक नीति, चूंकि राजा को बहुविवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन उस समय अपने साम्राज्य को विवाह, इसे राजनीतिक विवाह भी कहा जाता था। तो अतः इसके अंतर्गत उसने कौशल प्रदेश या कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित, उसकी बहन महाकौशला से विवाह किया। इसके पश्चात दो और स्त्रियों के नाम हमको मिलते हैं, चेलना और एक क्षेमा। ये दोनों जो राजकुमारियां थी, ये दोनों महिलाएं थी उस समय के शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवियों के यहाँ से राजकुमारियां कह सकते हैं, या उस समय की महिलाएं ये इस लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। अतः ये वैवाहिक नीति के पश्चात बिंबिसार ने अपनी स्थिति मगध के आसपास, मतलब आज के आधुनिक बिहार उत्तर प्रदेश के आसपास में स्थिति बहुत सुदृढ़ या मजबूत कर ली। इसके पश्चात एक चीज और दिखाई देती है कि व्यवहारिक नीति। ये व्यवहारिक नीति क्या थी? व्यवहारिक नीति अर्थात वो चाहता तो वो युद्ध की सहायता से भी दूसरे राज्यों पर कब्जा करके वो कर सकता था, लेकिन इसने उस नीति का अनुसरण नहीं किया। उसने व्यवहारिक नीति का उसका उल्लेख प्राप्त होता है कि व्यवहारिक नीति के अंतर्गत जब उसको पता चलता है कि अवंती महाजनपद के शासक चंड प्रद्योत जो कि पेट की बीमारी से, जो उनको कहा गया उदर रोग से पीड़ित थे, अतः ऐसे समय में उसने अपने पर्सनल फिजिशियन अर्थात व्यक्तिगत रूप से जो उसका डॉक्टर था, ये कह सकते हैं चिकित्सक था, उस जीवक का नाम हमको मिलता है, उस जीवक को उज्जैन भेजा और साथ में चंड प्रद्योत की जो समस्या थी उसको सुलझाया। अतः यह व्यवहारिक नीति का पालन करते हुए उसने उज्जैन तक अपने विस्तार नहीं किया, लेकिन साम्राज्य को वहां तक फैलाने में मदद की, जिससे कि व्यवहारिक नीति अंतर्गत आपसी संबंध बन गए। इसके अलावा बिंबिसार को एक चीज के लिए और भी हम यहां पर याद रख सकते हैं फैक्ट के रूप में कि बिंबिसार भगवान बुद्ध का समकालीन था। भगवान बुद्ध का समकालीन होने के साथ साथ उसने बौद्ध धर्म को भी बहुत समर्थन दिया था, प्रक्षय दिया था। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आज इसमें हम बिंबिसार के संदर्भ में यहां पर याद रख सकते हैं। साथ में सबसे पहली राजधानी मगध की राजगृह दिखाई देती है, राजगृह जो कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। इसके पश्चात बिंबिसार की मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हो गई, लेकिन ये मृत्यु साधारण नहीं थी, मतलब सामान्य मृत्यु नहीं थी। उसके पुत्र अजातशत्रु ने
उसकी राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि उसकी हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके साम्राज्य को पाया था, मतलब राजा बना था। अजातशत्रु का व्यक्तिगत नाम अगर है, दूसरा नाम कुणिक भी दिखाई देता है। और इस अजातशत्रु ने जब राजा बना तो अपनी पिता की सभी नीतियों का उल्टे, मतलब उसके अपोज किया। जिस तरह की व्यवहारिक नीति और वैवाहिक नीति की बात करते हैं बिंबिसार की, लेकिन अजातशत्रु ने इसका उल्टा काम किया। उसने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करने की नीति पर अपनाई और इसी क्रम में सबसे पहले वज्जी संघ पर आक्रमण किया, जो कि उसके पड़ोसी लिच्छवी और वज्जी, ये दो प्रकार के गणराज्य थे जिनकी अपनी एक अलग ही परिपाटी थी, अलग नीतियां थी। और वज्जी संघ पर उसने आक्रमण किया। चूंकि वज्जी और लिच्छवियों की मित्रता थी, अतः वज्जी संघ को वो जीत नहीं पाया। इसी क्रम में उसने अपने विश्वस्त मंत्री वसक्कर को वज्जी में भेजा और वज्जी और लिच्छवियों पर मित्रता को तोड़कर, या उनके बीच में मतभिन्नता, या उनके बीच में एक ऐसा कह सकते हैं कि इसकी वसक्कर की नीतियों के कारण दोनों में फूट पड़ गई। और उसके बाद उसने वज्जी संघ पर अलग से आक्रमण किया। और ऐसे समय में हमको एक बहुत महत्वपूर्ण, हमें दो शस्त्रों का भी पता चलता है जो कि एक फैक्ट के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। महाशिला कंटक और रथ मूसल, ये दो प्रकार के अस्त्र या शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर से बता देता हूं कि महाशिला कंटक और रथ मूसल नाम के दो अस्त्रों का प्रयोग करके उसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। ऐसा दिखाई देता है कि इस विजय के पश्चात, पहले वो जैन धर्म का समर्थक था, लेकिन चूंकि जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म का समर्थक, लेकिन ऐसा प्रमाण उतना वो नहीं है। लेकिन इसके युद्ध के पश्चात वह, चूंकि हमने देखते हैं कि यह भी भगवान बुद्ध का ही समकालीन था, तो यह बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गया। और उसी समय हम ये देखते हैं कि 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है कुशीनगर पावा में। और उसके पश्चात इसी के समय में, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पहली बौद्ध संगीति आयोजित होती है। इस पहली बौद्ध संगीति के समय में शासक था अजातशत्रु, और जहां पर यह बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी स्थान था राजगृह। और इसके अलावा हमने देखा था कि इस बौद्ध संगीति में सबसे पहले सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना भी हुई थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि अजातशत्रु ने ये सब हमने जैसे अभी देखा। लेकिन अजातशत्रु की भी हत्या उसी के पुत्र, जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपना राज्य अपने पिता की हत्या के पश्चात पाया था, उसी प्रकार से उसके पुत्र उदयन, जिसको कि उदाई भी कहा जाता है, इसने अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया। बौद्ध ग्रंथों में, हम बौद्ध ग्रंथ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतिम समय में अजातशत्रु, ऐसा दिखाई देता है कि बौद्ध हो गया था, और उसके समय में अजातशत्रु के समय में बौद्ध संगीति भी हुई थी। तो बौद्ध ग्रंथों में उदयन या उदाई को पितृहंता भी कहा गया। ये एक बहुत ही नोट करने वाला फैक्ट है, उसको पितृहंता कहा गया है। इसके पश्चात सबसे पहला कार्य उसने किया पाटलिपुत्र की स्थापना, जो कि राजधानी राजगृह थी, वह अपनी राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र ले गया, जो कि सोन और गंगा नदी के संगम पर है। इस पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन या उदाई ने कराई। इसके पश्चात एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि वह जैन धर्म का समर्थक माना जाता है, जिसने कि हमने अपने पिछले जब हम जैन धर्म की बात चर्चा कर रहे थे, उस जैन धर्म के संदर्भ में हमने राजा खारवेल, जो कि उदयगिरी खंडगिरी के समय के जो अभिलेख मिले हैं उसमें हमने खारवेल का नाम देखा था। उसी प्रकार से उदयन या उदाई, ये दूसरा राजा हम देख सकते हैं जिसने कि जैन धर्म को खुलकर समर्थन भी दिया था। इसके पश्चात हर्यक वंश के बहुत सारे राजाओं का उल्लेख होता है, लेकिन सबसे अंतिम राजा, हर्यक वंश का अंतिम राजा, जिसका उल्लेख हमको नाग दशक के रूप में प्राप्त होता है, और यह वंश नाग दशक की मृत्यु के बाद ये समाप्त हो गया। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी कि मगध का विस्तार कैसे हुआ, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि लोहे का मिलना, अर्थात लोहे की प्रचुर मात्रा में मिलना, नदियों का होना, उर्वरक भूमि का होना, जिसके कारण फसल अच्छी हुई, आर्थिक स्थिति संपन्न हुई और उसके कारण महत्वाकांक्षा बढ़ी। तो पहले वंश के रूप में हमने देखा हर्यक वंश, इसमें देखा हमने बिंबिसार को, जिसका शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व मिलता है। इसको श्रोणिक भी कहा गया है। इसके अलावा इसने राजधानी राजगृह बनाई। वैवाहिक नीति के अंतर्गत महाकौशला, चेलना और क्षेमा से विवाह किया। व्यवहारिक नीति के अंतर्गत अपने पर्सनल फिजिशियन, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो उसका डॉक्टर था, चिकित्सक था, जीवक को उज्जैन भेजा। चंड प्रद्योत, जिसको कि उदर रोग से पीड़ित था, उसकी उपचार के लिए जीवक को उज्जैन भेजा। इसके अलावा इसके पश्चात एक फैक्ट और मैंने जैसे बताया कि बिंबिसार को भगवान बुद्ध का समकालीन कहा जाता है।
अजातशत्रु जो कि उसका पुत्र, जिसने अपने पिता की हत्या करके, जिसको कुणिक कहा गया है, और इसके पश्चात उसने वज्जी संघ पर आक्रमण किया जिसमें सफल नहीं हुआ, अपने मंत्री वसक्कर को भेजा, फूट डाली गई और उसके बाद महाशिलाकंटक और रथमुसल जैसे अस्त्रों का प्रयोग करके इस युद्ध को जीता गया। इसके पश्चात जब बौद्ध धर्म की तरफ थोड़ा सा उसका रुझान होता है, वह मूव होता है, तो 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी राजगृह में करवाता है। इसके पश्चात उदयन, उसका पुत्र उदाई, जिसने अपने पिता की हत्या वैसे ही कर दी जैसे कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की थी, और उदयन ने नए राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण किया, और ये राजधानी पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी के संगम पर है, और ये जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। इस प्रकार से आज हमने देखा मगध साम्राज्य के विस्तार में पहले वंश हर्यक वंश को। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे मगध में अगले राजवंश कौन से थे और उनके इतिहास के बारे में। धन्यवाद।